हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के आपके 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस आदि एग्ज़ामों की तैयारी, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। इसमें हम आपको ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु की आकृति गोभी की फूल जैसी होती है। तो ऐसा कौन सा जलवायु है आपका जो आपका गोभी के फूल की जैसी आपका दिखाई देती है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन है आपका वल्केनियत, क्या लिखा है, वल्केनियन तुल्क। ऑप्शन बी आपका पिलियन तुल्क। ऑप्शन सी है आपका स्ट्राम्बोली तुल्क। ऑप्शन डी आपका हवाई तुल्क। तो कौन सा राइट आंसर हो जाता है। तो आपको बता दें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका ज्वालामुखी गोभी के आकार फूल की जैसा दिखाई देती है। तो कौन सा हो जाएगा ज्वालामुखी। तो आपको बता दें वल्केनियन आपका तुल्क हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, चिली और पेरू के तट पर आपका दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या बोलते हैं। तो जो आपका चिली और पेरू है आपका तट के दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या बोलते हैं। एल नीनो बोलते हैं कि हम्बोल्ट बोलते हैं कि अगुलहास बोलते हैं कि कैनेरी बोलते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। क्या बोलते हैं, तो जो आपका चिली और पेरू के तट पर आपका दूरस्थ शीत जल का अप्रवाह से बनी धारा को क्या बोलते हैं। तो आपको बता दें हम्बोल्ट धारा। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तभी करना, अन्यथा कोई बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आपको अपलोड मिल जाएंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से आपका कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपका इसमें ऑप्शन दिया है इसमें से विचार करना है कि कौन सा सही है, क्या सही है गलत है, आपको यही बताना है। तो ऑप्शन है आपका महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। ऑप्शन 2 है आपका महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने का सहायता होती है। उसके बाद है आपका महासागर धाराएं मुख्यतः सनातनों पर्वतों द्वारा चलायमान होती है। ऑप्शन चौथा है आपका महासागर धाराएं आपका महासागर संरूपण आपका द्वारा प्रभावित होती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से क्या पूछा है आपका, इसमें से आपका कौन सा सही है। तो आपको बता दें इसमें से आपका कौन सही है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो जो आपका महासागर है, महासागर धाराएं जो जल के मंद को भूपृष्ठ पर संचलित होती है। तो आपको बता दें ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि जो आपका महासागर धाराएं हैं संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका महासागर है, महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो आपको बता दें कि अगर महासागर नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर बहुत ही अधिक ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण संतुलन नहीं बन पाएगा, इसलिए आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरा है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातनों क्या लिखा है, सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। तो आपको बता दें ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन आपका सही दिखाई दे रहा है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका सही। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में आपका महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। तो कौन सा, क्या मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका ग्रीष्म ऋतु में आपका उच्च अक्षांशों में आपका महासागर की जल की जो आपका लवणता है वो आपका घट जाती है कि बढ़ जाती है कि एक समान रहती है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाती है। जो आपका महासागर की जल है इसकी
इसकी लवणता गर्मी में आपका घट जाती है और आपका बात करें कि बरसात में तो इसकी बढ़ जाती है। तो आपको इसे भी अच्छे से याद करना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या लिखा है? दक्षिणी गोलार्ध में आपका जल मंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है? तो आपको बता दें जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है इसमें आपका जल मंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो यही आपसे पूछा है। तो कितना है? 60 है कि 63 है कि 80.9% है कि 82.8% है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है? तो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में जल डमरू का विस्तार कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें 80.9%। कितना? तो आपको याद रखना है 80.9% आपका विस्तार पाया जाता है जल मंडल का। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? विश्व का सबसे गहरा, क्या पूछा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त है। तो कौन सा गर्त हो जाएगा? ऑप्शन है आपका टोंगा की मैरियाना कि फिलिपाइन की आपका करमाइडेक। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपका विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो आपका विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन हो जाएगा? मेरियाना गर्त। कौन सा हो जाएगा? मेरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो क्या लिखा है? असाधारण रूप में उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित होते हैं आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्प्रिंग बोलते हैं कि फाल बोलते हैं कि लघु ज्वार बोलते हैं कि दैनिक ज्वार बोलते हैं कि बृहद ज्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हैं? बृहद ज्वार, जो कि स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है स्प्रिंग ज्वार भी बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? गंगा नदी अपने मुहाने पर आपका डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपका कोलकाता, गौर, ऑप्शन सी आपका बजबज से, सुंदरबन से। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी आपका अपने मुहाने डेल्टा कहाँ पर निर्माण करती है, कहाँ से आपका शुरू होता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा गौर से। कहाँ से हो जाएगा? तो आपका जो डेल्टा बनता है कहाँ से शुरू होता है? तो गौर से होता है गंगा नदी का। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका भूकंप के, क्या लिखा है? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो आपका भूकंप है एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दिया है आपका आइसोसिस्मल, ऑप्शन बी आपका होमोसिस्मल, ऑप्शन सी दिया आपका आइसोब्रांट, ऑप्शन डी दिया आपका आइसोगोनल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपका एक ही समय में आपका स्थानों मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपको बता दें होमोसिस्मल। क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना। इसमें हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आपको आने वाली हर वीडियो में आपके हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपको अच्छा लगता होगा तो क्या पूछा है प्रश्न? तो आपका प्रश्न है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया में है कि न्यूजीलैंड में है कि आपका दक्षिण अफ्रीका कि इंडोनेशिया। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है कहाँ पर है, किस देश में है? तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड में। आपको बता दें कि जो आपका न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो आपको बता दें कुक पर्वत। कौन सा है? तो आपको ये भी प्रश्न याद कर लेना है, क्योंकि जो आपका न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड देश आपका सबसे आपका ऊंचा पर्वत अगर पूछ रहा है तो
तो आपको याद रखना है कुक पर्वत। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपका ऊंचाई हो जाता है 3724 कितना किलोमीटर हो जाता मीटर हो जाता है। तो जो आपका कुक पर्वत है किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और आपको बता दें कि किस पर्वत श्रेणी में, तो आपको बता दें आल्पस पर्वत श्रेणी में, जो कि 3724 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला है आपका निम्न में से कौन सा एक पर्वतपदी पठार है? क्या लिखा है? जो आपका कौन सा पर्वतपदी पठार है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपका तिब्बत का पठार, कि पेंटागोनिया का पठार, कि ब्राज़ील का पठार, कि बोलिविया का पठार। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो आपका पर्वतपदी पठार है किसको बोलते हैं? तो आपको बता दें पेंटागोनिया का पठार। क्या बोलते हैं? पेंटागोनिया का पठार, जो कि आपका कहाँ पर है, किस जगह पे है? तो आपको बता दें जो आपका पेंटागोनिया का पठार है कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बता दें अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। तो बात करें कि जो आपका पेंटागोनिया का पठार है किस नदी पर है? तो आपको बता दें लिमये नदी पर। किस नदी पर है? तो जो आपका पेंटागोनिया का पठार है लिमये नदी पर आपका हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? पेनाइन जो कि आपका कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप में। उसके बाद आपका अल्पेशियन है अमेरिका में, अरावली भारत में आपका पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अल्पेशियन आपका पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है अमेरिका में। अरावली किस देश में पाया जाता है? अरावली पर्वत आपका भारत में पाया जाता है। पेनाइन आपका यूरोप में पाया जाता है। तो आपका क्या पूछा है प्रश्न? जो आपका पेनाइन है, अल्पेशियन है, अरावली है, इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? यह एक युवा पर्वत की श्रृंखला है, कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है, कि ब्लैक पर्वत है, कि फोल्ड पर्वत है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला। क्या हो जाएगा? पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? वायुमंडल। क्या लिखा है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों से विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यदि आपका तापमान, वायु दाब, संगठन, घनत्व। तो कौन सा हो जाएगा जो कि आपका परत किस लिए विभाजित होती हैं? तो आपको बता दें जो आपका वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन सभी परतों को विभाजित क्यों किया गया है, मुख्य आधार क्या है? तो आपको बता दें इसका आधार है तापमान। अगर बात करें कि जो आपका अगर ये सब मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल में परतें अगर नहीं होंगी तो जो आपका तापमान है, तापमान सेम नहीं रहेगा। मतलब हर जगह मतलब कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, और इसके आधार पे आपका तापमान मेंटेन रहता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न है आपका संचार। क्या लिखा है? संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर पर आपका स्थित होते हैं? तो किस स्तर में आपका स्थित होते हैं? समताप मंडल में, कि आयन मंडल में, कि क्षोभ मंडल में, कि बाह्य मंडल में? तो जो आपका संचार उपग्रह किस वायुमंडल में पाए जाते हैं? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। किस मंडल में? तो आपको बता दें आयन मंडल में आपका संचार उपग्रह पाए जाते हैं। वहीं पर बात करें कि जो आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल की बात करें तो इसकी सीमा कितनी है? तो आपको बता दें 400 से 800। कितना है? 400 से 800 किलोमीटर की रेंज में आपका क्या पाया जाता है, कौन सी सीमा पाई जाती है? तो आपको बता दें मध्य मंडल। वहीं पर बात करें कि जो आपका गैसों के कण पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको बता दें मध्य मंडल में। कहाँ पर? मध्य मंडल में आपका पाए जाते हैं गैसों के कण पाए जाते हैं। और जो आपका संचार का उपग्रह है किस मंडल में? तो आयन मंडल में पाए जाते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना है ताकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में सही करके आना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत पृथ्वी के करीब पर है तो कितने ऊंचाई पर है? तो जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत की बात करें तो आपका कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है? तो आपको बता दें 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर से आपका 25 किलोमीटर के रेंज में आपका ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको याद कर लेना है कि जो आपका ओजोन परत है 10 किलोमीटर
किलोमीटर से लेकर आपका 50 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो जो आपका ओजोन परत है पृथ्वी के करीब पर ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर आपका हो जाता है। वहीं पर बात करें कि मध्यमंडल आपका 400 से 800 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपका खमसिन मिस्र, कि चिनकू आपका चीन, कि आपका सिराक क्या लिखा है सिराक को इटली, कि ऑप्शन डी आपका गिबली लीबिया। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है चिनकू, यही राइट आंसर नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, तो जो आपका चिनकू है, चिनकू बात करें तो चिनकू एक स्थानीय हवा है, यहाँ चीन नहीं होगा। बाकी बात करें कि जो आपका खमसिन है मिस्र में पाया जाता है, सिराको आपका इटली में, गिबली आपका लीबिया देश में पाया जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो आपका प्रश्न है डोलड्रम। क्या है, डोलड्रम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका क्या लिखा है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, आपका भी है उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, ऑप्शन सी डी आपका उपोष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, ऑप्शन डी आपका उष्ण कटिबंधीय न पवन पट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका डोलड्रम है। क्या लिखा है, जो आपका प्रश्न पूछा डोलड्रम, डोलड्रम क्या है, तो आपको बता दें कि जो आपका डोलड्रम है उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका डोलड्रम है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका प्रतिचक्रवात। क्या लिखा है, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो जो आपका प्रतिचक्रवात होते हैं किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन है आपका भूमध्य रेखा में, कि अंटार्कटिक में, कि मरुस्थली में, कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में आपका प्रतिचक्रवात आपका उत्पन्न होते हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाता है आपका भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होते हैं, तो जो आपका प्रतिचक्रवात होते हैं सबसे पहले आपका उत्पन्न भूमध्य रेखा में, आपका इसी क्षेत्र में आपका उत्पन्न होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को सामान्य किस क्या लिखा है सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। जो आपका शीतोष्ण आपका कटिबंधीय क्षेत्र है इसमें आपका किस प्रकार की वर्षा होती है, संवहनिक, कि आपका क्या लिखा है संवाहिनिक, कि आपका चक्रवाती, की पर्वतीय, की मानसूनी। तो किस प्रकार की वर्षा होती है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की वर्षा होती है, तो आपको बता दें चक्रवाती वर्षा होती है। किस प्रकार की होती है, तो चक्रवाती वर्षा होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अपर्दन के सामान्य चक्र। क्या लिखा है, समान चक्र में पुनर्यौन। क्या लिखा है, पुनर्यौन आपका दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है आपका अधः कर्ती। क्या लिखा है, कर्तित विसर्प, ऑप्शन बी आपका बाढ़ का मैदान, ऑप्शन सी है आपका गार्ज अथवा कैनियन, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें जो आपका अपर्दन के सामान्य चक्र में आपका पुनर्यौन दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधः। क्या लिखा है, अधः कर्तित विसर्प हो जाएगा। जो कि आपका बात करें कि क्या होता है, तो आपको बता दें जो कठोर चट्टान होते हैं उसमें कटे हुए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो यही आपका विसर्प जो है कठोर चट्टानों में भी आपका कटे हुए मिलते हैं। और बात करें कि जो आपका विसर्प है, विसर्प को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता दें विसर्प को क्या बोलते हैं, गभीरभूत विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गभीरभूत विसर्प बोलते हैं। तो आपको ये भी याद कर लेना है कि जो आपका विसर्प है, विसर्प को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता दें गभीरभूत विसर्प भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी आपको समझ आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।